नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस के में। तो पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आगे हम देखते हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा और पाँचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पाँचवा है ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम पहले ही लिख चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारा फिजिक्स में पढ़ना है। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा। तो ये दूर में किसके बारे में पढ़ना होगा? प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार करने का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर है ये हमारा प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। इसमें बिजली के बारे में पढ़ना होगा कि मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है और उसका उपयोग क्या है, उसका प्रभाव क्या है, किसमें पढ़ेंगे? पाँचवा चैप्टर में। और ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके सोर्स क्या क्या है, मतलब स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ पे फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ना है उसको हम पहले लिख चुके हैं, आप भी इसको लिख लें। ठीक है, तो उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए यहाँ पे हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करें पहला चैप्टर। उसमें सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है, इसका क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो। प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, कहीं से निकलता है और जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद फिर से हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर देखने वाले की आँखों तक नहीं पहुँचेगा तब तक उस वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे इसको कोई देखने वाला है, कोई देखने वाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको कोई देखने वाला व्यक्ति है। अब इसको देखने के लिए इसको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। मतलब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और पड़ने के बाद में फिर से इसकी आँखों तक पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा और पड़ने के बाद में टकरा कर कहाँ है? इसकी आँखों तक। जब तक इसकी आँखों तक ये प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तब तक वस्तु को नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब है कि प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश का तो परिभाषा ये है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। यानी कि जिस वस्तु पर पड़ता है उसको देखने लायक बना देता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर यहीं पे कोई मतलब यहाँ पे पर्दा या दीवार लगा दिया जाए तो प्रकाश आया, ठीक है, इस वस्तु से टकराया, अब टकराने के बाद इस दीवार तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, इस दीवार तक पहुंचा लेकिन दीवार को नहीं पार कर पा रहा है। अब नहीं पार कर पा रहा है इसका मतलब है कि इसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक इसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ चुके होंगे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, टकरा कर देखने वाले की आंखों तक पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रकाश का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? प्रकाश वह भौतिकी कारक है, प्रकाश वह भौतिकी कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, अनुभूति, जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, उम्मीद है कि प्रकाश के बारे में समझ चुका हूँ कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अब इसका कुछ गुण होता है। क्या क्या गुण होता है? तो यहाँ पे देखते हैं प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहला इसका गुण होता है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर सामने दीवार आ गया, ठीक है, तो दीवार आने से क्या होता है, ये मुड़ जाता है, खंभा आ गया तो मुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमेशा एकदम सीधे ही चलता है। भले ही कोई पदार्थ आए तो उसे टकराए तो पार करना होगा तो पार कर पाएगा, नहीं पार करने वाला होगा तो नहीं पार कर पाएगा। ठीक है, लेकिन चलता हमेशा कैसा है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
कैसे चलता है? सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी गमन करता है और इसको बोला जाता है कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ये ऊर्जा कैसे है? देखो, प्रकाश कहाँ से? सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश मिलता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी मिलता है। ऊष्मा क्या एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। आप देखे होंगे क्या, सोलर पैनल मतलब सोलर प्लेट आप देखे होंगे, तो उससे क्या होता है कि धूप उस पर पड़ता है और पड़ने के बाद में बैटरी चार्ज होती है जिससे हमें विद्युत मिलती है। तो विद्युत भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रकाश भी क्या है? एक विद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत ऊर्जा नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। और यह एक तरंग भी है। कैसी तरंग है? देखिए, जब हम बोलते हैं तो वो कैसी तरंग है? वो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कहने का मतलब है कि इस तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी कण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखना, ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो या गैस हो, सब में कुछ ना कुछ कण मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर कहीं से अगर बोलते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ठोस पदार्थ है, ठीक है, यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ है और यहाँ पर द्रव है और यहाँ पे गैस है, ठीक है। और ये एक जगह और है जिसको बोलते हैं खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको निर्वात बोल सकते हैं। जब आवाज़ ध्वनि किसी वस्तु से टकराती है तो क्या करती है कि ये जो कण होता है ना, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको पकड़कर अगले कण को भेजता है, फिर से अगले कण को भेजता है, फिर से अगले कण को, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रांसफ़र करते जाता है, स्थानांतरित करते जाता है। तो इस प्रकार देखो, जिसमें जितना कण अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगी। सेम उसी प्रकार से जिसमें देखो इसमें कम है इसकी अपेक्षा, यानी कि द्रव था ना, तो ठोस की अपेक्षा तो कम इसमें कण होगा ही, तो इसमें क्या होगा? ध्वनि की चाल इससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गैस है, इसमें तो कण और दूर दूर होगा और कम होगा, ठीक है। जब इससे प्रकाश किरणें गुजरेगी, प्रकाश की बोल रहे हैं मतलब इसमें जब ध्वनि जाएगी तो क्या होगा कि देखो, पहले इसे टकराया फिर यहाँ टकराया, यानी कि इसमें बहुत ही कम कण है तो इसमें ध्वनि की चाल बहुत ही कम होगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें ध्वनि मतलब कोई कण है ही नहीं, ये निर्वात है। जब निर्वात है तो इसमें ध्वनि नहीं जा पाएंगी, स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रकाश में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। देखो, अगर प्रकाश इससे गुजरना चाहो तो फिर भी जा सकता है, इससे बहुत कम जाएगा, इससे भी जाएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा सा अधिक, लेकिन बाकी सब की तुलना में कम जाएगा, ठीक है। गैस है तो इससे ही प्रकाश की किरणें गुजरेगी और इससे तो एकदम पूरा का पूरा प्रकाश की किरणें गुजरेगी। कहने का मतलब निर्वात से होकर प्रकाश की किरणें जा सकता है, ठीक है, ट्रैवल कर सकता है, मतलब यात्रा कर सकता है, संचरण कर सकता है। लेकिन क्या ध्वनि की किरण मतलब ध्वनि जो होती है वो निर्वात से मतलब संचरण कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठोस है, द्रव है, गैस है, निर्वात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश से तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी तरंग है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। तो इसकी जो मतलब कि चाल को मापा था किसने? रोमर ने। रोमर ने बताया था कि प्रकाश की चाल कि निर्वात में कितना होती है, हवा में कितना होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में भी देखेंगे, हवा में भी देखेंगे। अच्छा, अब निर्वात में और हवा में क्या अंतर है कि निर्वात में कहीं पे एक कण भी मौजूद नहीं होगा, लेकिन हवा में क्या होता है? हवा में धूल का भी कण मौजूद होता है, वायु का कण भी मौजूद होता है। मतलब जो वायु है वो खुद एक गैस है, तो गैस में कुछ ना कुछ तो कण होगा ही, ठीक है। और उसमें क्या होगा? धूल का कण भी मौजूद होगा, ठीक है। तो निर्वात में और हवा में दोनों में देखते हैं कि प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हवा में भी इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या इसी को कैसे लिख सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या बोल रहे थे कि निर्वात में, ठीक है, और हवा में। तो दोनों में प्रकाश की चाल क्या हुआ? लगभग मतलब कि सेम है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि मतलब देखो यहाँ पे कोई आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी, इसके पास में कितना? 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। इसके पास में 1 करोड़ रुपया है और इसके पास में 1 करोड़ रुपया में कितना? 1 रुपया कम है। आप समझ सकते हो,
ए के पास में 1 करोड़ पूरा है और बी के पास में 1 करोड़ से मात्र 1 रुपया कम है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि लगभग 1 करोड़ के बराबर है ना, यानी कि दोनों के पास में कितना पैसा है, तो बोलेंगे कि 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हवा में धूल का कण वगैरह होती है वो प्रकाश के कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है, रोक देती है, खींच लेती है। ठीक है, लेकिन निर्वात में ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत ही कम मात्रा को ऐसा कर पाती है, इसलिए दोनों का चाल लगभग दोनों में क्या होता है, सेम माना जाता है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि निर्वात या हवा में कितना, निर्वात या हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो है वो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर पाती है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर पाती है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट पूछता है कि देखो यहाँ पे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ तरंग भी बोलेंगे। कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन में अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है या फिर अनुप्रस्थ तरंग हो सकता है, इसे घबराना नहीं है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और गुण होता है कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैती प्रकृति की होती है। ये द्वैती प्रकृति क्या होती है कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। क्या बताए थे न्यूटन ने, कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। लेकिन बाद में हाइगन्स ने बताया था कि प्रकाश कण नहीं है, क्या है, तरंग है। ठीक है, लेकिन फिर डी ब्रोगली साहब आए और उन्होंने बताया कि ये दोनों है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैती प्रकृति की होती है। तो उम्मीद है कि प्रकाश के बारे में अब सब कुछ सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे और इसके क्या क्या गुण हैं उसको भी देख चुके होंगे। तो आप पहले क्या करेंगे कि आप पहले लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम डालेंगे। उसके बाद में पहला टॉपिक लिखेंगे प्रकाश, उसके बारे में लिखना है प्रकाश वह भौतिकी कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। उसके बाद में लिखना है क्या, प्रकाश का गुण। ठीक है, फिर देखो उसके बाद में क्या लिखना है, प्रकाश का गुण लिखना है। और उसके बाद में अगर आप ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, हम इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या था, यह एक प्रकार का ऊर्जा है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, और यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय या फिर अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी चाल निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, द्वैती प्रकृति के। ठीक ना, ये द्वैती प्रकृति के होते हैं, ये द्वैती प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतना सब कुछ लिख चुके होंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश स्रोत। ठीक है।